हैरी पॉटर और पारस पत्थर। अध्याय 1। वो लड़का जो जिंदा बच गया। प्रिवेट ड्राइव के मकान नंबर 4 में रहने वाले मिस्टर और मिसेस डर्सली गर्व से कहते थे, हम तो पूरी तरह सामान्य लोग हैं। कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये लोग कभी किसी रहस्यमयी या अजीब चीज में उलझ सकते थे, क्योंकि वे इस तरह की बेतुकी बातों से दूर रहते थे। मिस्टर डर्सली ग्रनिंग्स नाम की कंपनी के डायरेक्टर थे जो ड्रिल बनाती थी। मिस्टर डर्सली मोटे तगड़े थे और उनकी गर्दन तो जैसे थी ही नहीं, हालांकि उनकी मूछें बहुत बड़ी थी। मिसेस डर्सली ब्राउन बालों वाली दुबली महिला थी और उनकी गर्दन सामान्य से लगभग दुगनी लंबी थी। ये लंबी गर्दन उनके बहुत काम आती थी, क्योंकि वे बगीचे की मुंडेर के पार ताक झांक करने में और पड़ोसियों की जासूसी करने में अपना बहुत सा समय बिताती थी। उनका एक छोटा सा बेटा भी था जिसका नाम था डडली, और मिस्टर और मिसेस डर्सली का मानना था कि दुनिया में उससे अच्छा बच्चा तो हो ही नहीं सकता। उनके पास वो सब कुछ था जो वो चाहते थे, लेकिन उनकी जिंदगी में एक रहस्य भी था और उन्हें सबसे ज्यादा डर इसी बात से लगता था कि कहीं वो रहस्य किसी को पता न चल जाए। वो ये सोच भी नहीं सकते थे कि अगर किसी को पॉटर परिवार के बारे में पता चल गया तो उनका क्या होगा। मिसेस पॉटर मिसेस डर्सली की बहन थी, लेकिन वे कई सालों से एक दूसरे से नहीं मिली थी। सच तो ये था कि मिसेस डर्सली सबको यही बताती थी कि उनकी कोई बहन ही नहीं है, क्योंकि उनकी बहन और उसका निकम्मा पति उन लोगों से उतने ही अलग थे जितना अलग होना संभव हो सकता था। ये सोचकर ही डर्सली पति पत्नी के होश उड़ जाते थे कि अगर कभी पॉटर पति पत्नी उनकी गली में आ गए तो उनके पड़ोसी क्या कहेंगे। वे जानते थे कि उनका एक छोटा सा बेटा भी था, पर उन्होंने उसे कभी नहीं देखा था। ये बच्चा भी एक बड़ा कारण था जिसकी वजह से वे पॉटर पति पत्नी से दूर रहते थे। वो नहीं चाहते थे कि डडली इस तरह के बच्चे से मिले जुले। जब मिस्टर और मिसेस डर्सली उस बोझिल मंगलवार को सोकर उठे जहां से हमारी कहानी शुरू होती है, तो बादलों से भरे आसमान को देखकर कोई भी ये नहीं सोच सकता था कि पूरे देश में जल्दी ही अजीबोगरीब और रहस्यमयी घटनाएं होने वाली हैं। मिस्टर डर्सली ने ऑफिस जाने के लिए गुनगुनाते हुए अपनी सबसे बोरिंग टाई निकाली और मिसेस डर्सली चहकते हुए इधर उधर की बातें करती रहीं। इसके साथ ही वे हल्ला मचा रहे डडली को ऊंची कुर्सी पर बिठाने के लिए उसके साथ कुश्ती भी लड़ती जा रही थी। उनमें से किसी को भी ये नहीं दिखाई दिया कि एक बड़ा सा भूरा उल्लू उनकी खिड़की के पास से पंख फड़फड़ाते हुए गुजर गया। 8:30 बजे मिस्टर डर्सली ने अपना ब्रीफकेस उठाया, पत्नी का गाल थपथपाया और डडली को चूमने की कोशिश की, लेकिन वे ऐसा नहीं कर पाए क्योंकि डडली उस समय झुंझला रहा था और अपना नाश्ता दीवार पर फेंक रहा था। शैतान कहीं का, मिस्टर डर्सली ने घर से निकलते समय हंसकर लाड से कहा। फिर वे अपनी कार में बैठे और 4 नंबर के पोर्च से बाहर आ गए। सड़क के मोड़ पर डर्सली को पहली अजीब चीज दिखी, एक बिल्ली जो नक्शा पढ़ रही थी। एक पल के लिए तो मिस्टर डर्सली ये समझ ही नहीं पाए कि उन्होंने क्या देखा था। फिर उन्होंने अपने सिर को एक झटका दिया और दोबारा देखा। एक भूरी बिल्ली प्रिवेट ड्राइव के मोड़ पर खड़ी थी, लेकिन अब नक्शा कहीं नहीं दिख रहा था। उनके दिमाग में भी कैसे अजीब विचार आ जाते हैं। हो सकता है रोशनी की वजह से उनकी आंखों को धोखा हुआ हो। मिस्टर डर्सली ने आंखें झपकाईं और बिल्ली को घूरा। बिल्ली ने भी पलटकर उन्हें घूरा। जब मिस्टर डर्सली मोड़ पर मुड़े और सड़क पर आगे बढ़े तो उन्होंने कार के शीशे में बिल्ली को फिर से देखा। बिल्ली अब उस साइन बोर्ड को पढ़ रही थी जिस पर लिखा था प्रिवेट ड्राइव। अरे नहीं, वो साइन बोर्ड को देख रही थी। बिल्लियां न तो नक्शे देख सकती थीं और न ही साइन बोर्ड पढ़ सकती थीं। मिस्टर डर्सली ने अपने कंधे उचकाए और बिल्ली को अपने दिमाग से बाहर निकाल दिया। जब वे शहर की तरफ बढ़े तो उनके दिमाग में और कुछ भी नहीं था, ड्रिल के उस बड़े ऑर्डर के सिवाय जो उन्हें उस दिन मिलने की उम्मीद थी। परंतु शहर के करीब पहुंचते पहुंचते उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिसने उनके दिमाग से ड्रिल का विचार बाहर निकाल दिया। हर सुबह की तरह जब वे ट्रैफिक जाम में फंसे हुए थे तो उनका ध्यान इस तरफ गया कि आज बहुत से लोग अजीब कपड़े पहनकर घूम रहे थे। चोगे पहने लोग हर तरफ नजर आ रहे थे। मिस्टर डर्सली अजीब कपड़े पहनने वाले लोगों को कतई पसंद नहीं करते थे। कैसे ऊट पटांग कपड़े पहनते हैं, उन्होंने सोचा।
ये जरूर कोई बेवकूफी भरा नया फैशन होगा। उन्होंने अपनी उंगलियों से स्टीयरिंग व्हील पर तबला बजाया और तभी उनकी निगाह पास में खड़े कुछ अजीब लोगों के झुंड पर पड़ी। वे लोग रोमांचित होकर आपस में कानाफूसी कर रहे थे। मिस्टर डर्सली आग बबूला हो गए जब उन्होंने देखा कि उनमें से 2 तो बिल्कुल जवान नहीं थे। अरे, उस आदमी की उम्र तो मुझसे भी ज्यादा होगी और उसे शर्म नहीं आती कि वो गहरा हरा चोगा पहने है। उसकी ये मजाल। परंतु तभी मिस्टर डर्सली ने सोचा कि शायद इसका संबंध किसी मूर्खतापूर्ण काम से हो सकता है ये लोग किसी चीज के लिए चंदा इकट्ठा कर रहे हों। हाँ, यही होगा। तभी ट्रैफिक फिर से चालू हो गया और कुछ मिनट बाद मिस्टर डर्सली कंपनी की कार पार्किंग में पहुंच गए और उनका दिमाग एक बार फिर अपनी ड्रिल्स में उलझ गया। मिस्टर डर्सली 9वीं मंजिल पर अपने ऑफिस में हमेशा खिड़की की तरफ पीठ करके बैठते थे। अगर ऐसा नहीं होता तो उस दिन सुबह उन्हें ड्रिल पर अपना ध्यान लगाए रखने में बड़ी मुश्किल होती। वे भरी दोपहर में तेजी से उड़ते हुए उल्लुओं को नहीं देख पाए, लेकिन नीचे सड़क पर खड़े लोग उन उल्लुओं को देखकर हैरान हो रहे थे। जब एक के बाद एक ढेर से उल्लू तेजी से उड़कर गए तो लोग उंगली से इशारा कर करके मुंह फाड़े उन्हें देखते रहे। उनमें से ज्यादातर लोगों ने तो रात में भी कभी उल्लू नहीं देखा था। बहरहाल मिस्टर डर्सली की सुबह पूरी तरह सामान्य गुजरी, जिसमें उल्लुओं का नामो निशान तक नहीं था। उन्होंने 5 लोगों को डांटा, कई जरूरी टेलीफोन किए और वे फोन पर भी चीखते चिल्लाते रहे। लंच के समय तक वे बहुत अच्छे मूड में थे। लंच में उन्होंने सोचा कि थोड़े पैर सीधे कर लें और सड़क के पार सामने वाली बेकरी से अपने लिए स्वीट ब्रेड ले आए। चोगा पहने लोगों के बारे में वे अब तक पूरी तरह भूल चुके थे, लेकिन बेकरी के पास वे एक बार फिर उनके पास से गुजरे। उनके पास से गुजरते समय मिस्टर डर्सली ने उन्हें गुस्से से घूरा। न जाने क्यों उन्हें देखकर वे थोड़े परेशान से हो गए। ये लोग भी रोमांचित होकर कानाफूसी कर रहे थे और उनके हाथ में चंदा मांगने वाला डिब्बा भी नहीं दिख रहा था। वापस लौटते समय मिस्टर डर्सली की थैली में एक बड़ी स्वीट ब्रेड थी और जब वे एक बार फिर उन लोगों के पास आए तो उन्हें उनकी बातचीत के कुछ शब्द सुनाई दिए। पॉटर परिवार, हाँ सही है, मैंने यही सुना है। हाँ, उनका बेटा हैरी। इतना सुनते ही मिस्टर डर्सली के पैरों को जैसे लकवा मार गया। डर के मारे उनके होश उड़ गए। उन्होंने कानाफूसी करने वालों की तरफ देखा जैसे उनसे कुछ पूछना चाहते हों, लेकिन फिर उन्होंने इसी में अपनी भलाई समझी कि ऐसा ना किया जाए। उन्होंने जल्दी से सड़क के पार दौड़ लगा दी। धड़धड़ाते हुए अपने ऑफिस में घुसे। अपनी सेक्रेटरी को फटकारा कि वो उन्हें डिस्टर्ब न करे। झपट कर फोन उठाया और घर का नंबर लगभग पूरा डायल कर ही लिया था कि तभी उन्होंने अपना इरादा बदल दिया। उन्होंने रिसीवर दोबारा नीचे रख दिया और अपनी मूंछों पर हाथ फेरने लगे। वे सोच रहे थे, नहीं, वे भी कितनी बड़ी बेवकूफी करने जा रहे थे। पॉटर नाम के बहुत से लोग होते हैं। उन्हें विश्वास था कि पॉटर नाम के ऐसे भी कई लोग होंगे जिनके बेटे का नाम हैरी होगा, और अगर देखा जाए तो उन्हें ये भी पक्का पता नहीं था कि उनके भांजे का नाम हैरी ही था। उन्होंने उसे कभी नहीं देखा था। उसका नाम हार्वी या हैरोल्ड भी तो हो सकता था। मिसेस डर्सली को बेकार में चिंता में डालने से क्या फायदा। अपनी बहन का नाम सुनते ही वे हमेशा बहुत परेशान हो जाती थी, और इसमें मिसेस डर्सली की भी भला क्या गलती थी। अगर उनकी अपनी बहन इस तरह की होती, लेकिन फिर भी चोगा पहने लोग। उस दोपहर ड्रिल पर ध्यान लगाए रखने में उन्हें बहुत कठिनाई हुई, और जब वे 5 बजे ऑफिस की बिल्डिंग से बाहर निकले तो इतने परेशान थे कि गेट से निकलते ही एक आदमी से टकरा गए। ओह सॉरी, वे हड़बड़ाकर बोले, क्योंकि उनकी टक्कर से एक ठिगना बूढ़ा आदमी लड़खड़ाकर लगभग गिर गया था। कुछ सेकंड बाद जाकर मिस्टर डर्सली का ध्यान इस तरफ गया कि इस आदमी ने भी बैंगनी चोगा पहन रखा था। टकराने और जमीन पर लगभग गिर जाने के बाद भी वो कतई नाराज या परेशान नहीं दिख रहा था। इसकी बजाय उसके चेहरे पर चौड़ी मुस्कान खिली हुई थी। उसने अपनी चिंचियाती सी कांपती आवाज में कहा, और उसकी आवाज इतनी अजीब थी कि आसपास के लोग उसे घूरने लगे। कोई बात नहीं, आज मुझे कोई भी चीज परेशान नहीं कर सकती। खुशियां मनाओ, क्योंकि तुम जानते हो कौन
अब आखिरकार चला गया है। आज का दिन इतनी खुशी का है कि तुम्हारे जैसे मगलुओं को भी जश्न मनाना चाहिए। और फिर उस बूढ़े ने मिस्टर डर्सली की कमर में हाथ डालकर उन्हें गले लगाया और वहां से चल दिया। मिस्टर डर्सली वहीं किसी पेड़ की तरह खड़े रह गए। एक अजनबी ने उन्हें गले लगाया था। यही नहीं, उसने उन्हें मगलू भी कहा था, चाहे उसका जो भी मतलब होता हो। उनके दिमाग के पुर्जे बुरी तरह हिल चुके थे। वे अपनी कार की तरफ लपके और घर की तरफ चल दिए। उन्हें पूरी उम्मीद थी कि ये सब बातें उनकी कल्पना की उपज ही होंगी, और ये उम्मीद उन्होंने आज से पहले कभी नहीं की थी, क्योंकि वे कल्पना की उड़ान को पसंद नहीं करते थे। जब वे अपने घर के पोर्च में अंदर घुसे तो उन्होंने जो पहली चीज देखी उसे देखकर उनका दिमाग और खराब हो गया। जिस भूरी बिल्ली को उन्होंने सुबह देखा था वो अब उनके बगीचे की मुंडेर पर बैठी हुई थी। उन्हें पूरा विश्वास था कि ये वही बिल्ली थी, क्योंकि इसकी आंखों के चारों तरफ भी ठीक उसी तरह के निशान थे। शू! मिस्टर डर्सली जोर से चिल्लाए, लेकिन बिल्ली टस से मस नहीं हुई। इसकी बजाय उसने मिस्टर डर्सली की तरफ घूर कर देखा। मिस्टर डर्सली हैरान रह गए। क्या ये आम बिल्लियों जैसा व्यवहार था? अपने आप को संभालने की कोशिश करते हुए वे घर के अंदर घुसे। अब भी उनका ये पक्का इरादा था कि वे अपनी पत्नी को कुछ भी नहीं बताएंगे। दूसरी तरफ मिसेस डर्सली का दिन अच्छा और सामान्य गुजरा था। उन्होंने डिनर पर अपने पति को बताया कि पड़ोसन की अपनी बेटी के साथ क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं, और डडली ने एक नया वाक्य सीखा है, नहीं करूंगा। मिस्टर डर्सली ने सामान्य व्यवहार करने की कोशिश की। जब डडली को सुला दिया गया तो वे समय रहते ड्राइंग रूम में गए ताकि रात के समाचार की अंतिम खबर सुन सकें। और अंत में हर जगह के लोग बता रहे हैं कि इस देश के उल्लुओं की हरकतें आज बहुत अजीब थीं। हालांकि उल्लू आमतौर पर रात को ही शिकार करते हैं और दिन की रोशनी में शायद ही कभी दिखते हैं, परंतु आज सूरज उगने के बाद से सैकड़ों उल्लू हर दिशा में उड़ते दिखाई दिए। विशेषज्ञ ये नहीं बता पा रहे हैं कि उल्लुओं ने अचानक अपने सोने का समय क्यों बदल दिया है। समाचार पढ़ने वाले ने मुस्कुराते हुए कहा, बड़ी अजीब बात है। और अब मौसम की जानकारी जिम मैकगफिन से। जिम, क्या आज रात भी उल्लुओं की बारिश होने की संभावना है? हेलो टेड, मौसम विशेषज्ञ ने कहा, मैं उसके बारे में तो नहीं जानता, परंतु आज सिर्फ उल्लुओं की हरकतें ही अजीब नहीं रहीं। केंट, यॉर्कशर और डंडी के दर्शकों ने आज मुझे फोन करके बताया कि मैंने कल जिस बारिश का वादा किया था, आज उसकी जगह आसमान से उल्काओं की बारिश हुई। शायद लोग बॉनफायर नाइट का त्योहार थोड़ी जल्दी मना रहे हैं। ये अगले सप्ताह है दोस्तों, परंतु आज की रात निश्चित रूप से पानी बरसेगा। मिस्टर डर्सली अपनी कुर्सी पर बर्फ की तरह जमे रह गए। पूरे ब्रिटेन में उल्काओं की बारिश, दिन की रोशनी में उल्लुओं का उड़ना, हर जगह चोगों में घूम रहे रहस्यमय लोग, और पॉटर परिवार के बारे में कानाफूसी। तभी मिसेस डर्सली 2 कप चाय लेकर ड्राइंग रूम में आईं। अब उन्हें बताए बिना कोई चारा नहीं था। उन्हें अपनी पत्नी को कुछ तो बताना ही पड़ेगा। उन्होंने घबराते हुए अपना गला साफ किया। पेटूनिया डियर, हाल में तुम्हारी बहन की कोई खबर मिली है क्या? जैसा उन्होंने सोचा था, ये सुनकर मिसेस डर्सली को झटका भी लगा और गुस्सा भी आया। आमतौर पर वे लोग यही जताते थे कि मिसेस डर्सली की कोई बहन नहीं थी। नहीं, उन्होंने तीखा जवाब दिया। क्यों? समाचार में अजीब खबरें आ रही थीं। मिस्टर डर्सली ने सहमी हुई आवाज में कहा, उल्लू, उल्काएं, और शहर में आज बहुत से अजीब तरह के लोग घूम रहे थे। तो? मिसेस डर्सली ने तमतमाकर पूछा। तो मैंने सोचा शायद कहीं हो ना हो इसका संबंध उन लोगों से, उनकी तरह के लोगों से तो नहीं है। मिसेस डर्सली होठ सिकोड़कर अपनी चाय पीती रहीं। मिस्टर डर्सली ने विचार किया कि क्या उनमें अपनी पत्नी को ये बताने की हिम्मत थी कि उन्होंने पॉटर का नाम सुना है। अंत में वे इस नतीजे पर पहुंचे कि उनमें इतनी हिम्मत नहीं थी। इसके बजाय वे जितने सामान्य ढंग से कह सकते थे, उन्होंने कहा, उनका बेटा, उसकी उम्र भी अपने डडली जितनी ही होगी, है ना? मेरे ख्याल से उतनी ही होनी चाहिए। मिसेस डर्सली ने कड़क कर कहा। वैसे उसका नाम क्या है? हॉवर्ड, है ना? हैरी, और मेरे ख्याल से ये बहुत ही घटिया और सड़क छाप नाम है। और नहीं तो क्या, मिस्टर डर्सली बोले।
और उनका दिल बुरी तरह डूबता जा रहा था। बिल्कुल ठीक कहा, मेरा भी यही ख्याल है। जब वे लोग सोने के लिए ऊपर वाली मंजिल पर गए तो इसके बाद मिस्टर डर्सली इस विषय पर एक शब्द भी नहीं बोले। जब मिसेस डर्सली बाथरूम में थीं, तो मिस्टर डर्सली चुपके से बेडरूम की खिड़की के पास गए और उन्होंने सामने वाले बगीचे में झांका। बिल्ली अब भी वहीं थी। वो प्रिवेट ड्राइव के मोड़ पर नजरें गड़ाए थी, जैसे उसे किसी का इंतजार हो। क्या ये उनके मन का वहम था या फिर इस सब का वाकई पॉटर परिवार से कोई संबंध था? अगर किसी को ये पता चल जाए कि उनका संबंध ऐसे लोगों से है तो बहरहाल ये तय था कि वे ये बात सहन नहीं कर पाएंगे। मिस्टर और मिसेस डर्सली बिस्तर पर लेट गए। मिसेस डर्सली तो तत्काल सो गईं, लेकिन मिस्टर डर्सली जागते रहे और मन ही मन सारी बातें याद करते रहे। सोने से पहले उनके मन में तसल्ली देने वाला आखिरी विचार यही आया कि अगर पॉटर परिवार का इन अजीब घटनाओं से कोई संबंध हो भी तो भी डरने की कोई बात नहीं थी, क्योंकि वे उनके और मिसेस डर्सली के पास भला क्यों आएंगे। पॉटर पति पत्नी बहुत अच्छी तरह से जानते थे कि उनके और उन जैसे लोगों के बारे में पेटूनिया और वे किस तरह के विचार रखते थे। मिस्टर डर्सली को समझ में नहीं आ रहा था कि वे और पेटूनिया किसी ऐसी चीज में किस तरह उलझ सकते थे जो इस समय हो रही होगी। उन्होंने उबासी ली और करवट बदली। इसका उन पर कोई असर नहीं हो सकता था, लेकिन उनका ये अंदाजा कितना गलत था। मिस्टर डर्सली भले ही कच्ची नींद में सो गए थे, पर बाहर मुंडेर पर बैठी बिल्ली की आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। वो अब भी किसी मूर्ति की तरह स्थिर बैठी थी और पलकें झपकाए बिना प्रिवेट ड्राइव के दूर वाले मोड़ पर नजरें गड़ाए थी। जब बगल वाली सड़क पर एक कार का दरवाजा भड़ाक से बंद हुआ तो भी वो नहीं हिली, ना ही तब जब 2 उल्लू उसके सिर के ऊपर से उड़ते हुए चले गए। दरअसल लगभग आधी रात के करीब ही ये बिल्ली अपनी जगह से हिली। बिल्ली जिस मोड़ पर नजरें जमाए थी वहाँ एक आदमी प्रकट हुआ। वो आदमी इतनी अचानक और चुपचाप आया था कि देखने वाले को ये लग सकता था जैसे वो जमीन के भीतर से निकला हो। बिल्ली की पूंछ फड़की और उसकी आंखें सिकुड़ गईं। इस तरह का आदमी प्रिवेट ड्राइव में पहले कभी नहीं दिखा था। वो लंबा, दुबला और बहुत बूढ़ा था। उसकी उम्र उसके बालों और दाढ़ी की सफेदी से पता चलती थी, जो दोनों ही इतने लंबे थे कि वो उन्हें अपनी बेल्ट के नीचे खोस सकता था। वो लंबा दुशाला ओढ़े था। उसका जामुनी चोगा जमीन पर घिसट रहा था और उसने ऊंची एड़ी के बकल वाले जूते पहन रखे थे। आधे चांद के आकार वाले चश्मे के पीछे से दिखती उसकी नीली आंखें साफ और चमकदार थीं। उसकी नाक बहुत लंबी और मुड़ी हुई थी, जैसे उसे कम से कम 2 बार तोड़ा गया हो। इस आदमी का नाम था एल्बस डम्बलडोर। एल्बस डम्बलडोर को शायद इस बात का एहसास नहीं था कि वे अभी अभी एक ऐसी सड़क पर आ गए थे जहां उनके नाम से लेकर उनके जूतों तक किसी भी चीज को पसंद नहीं किया जाता। वे अपने चोगे में हाथ डालकर टटोल रहे थे, जैसे कुछ ढूंढ रहे हों, परंतु उन्हें इस बात का एहसास हो गया कि कोई उन्हें देख रहा था, क्योंकि उन्होंने अचानक बिल्ली की तरफ देखा जो सड़क के दूसरे छोर से अब भी उन्हें घूर रही थी। न जाने क्यों बिल्ली को देखकर उन्हें खुशी हुई। वे हंसे और धीरे से बोले, मुझे मालूम होना चाहिए था। वे जिस चीज की तलाश कर रहे थे वो उन्हें अंदर वाली जेब में मिल गई। ये चांदी के सिगरेट लाइटर की तरह दिख रहा था। उन्होंने उसे खोला और हवा में लहराते हुए क्लिक किया। सड़क का सबसे पास वाला लैंप तड़ से बंद हो गया। उन्होंने एक बार फिर क्लिक किया। अगला लैंप भी बुझ गया। उन्होंने अपने बत्ती बुझाने वाले यंत्र को 12 बार क्लिक किया और कुछ समय बाद पूरी सड़क पर सिर्फ 2 छोटी रोशनियां ही बची थी। ये थीं दूर बैठी बिल्ली की 2 आंखें जो उन्हें देख रही थी। अगर कोई इस वक्त अपनी खिड़की से बाहर झांकता, चाहे चमकदार आंखों वाली मिसेस डर्सली ही क्यों न होती, तो भी वो ये नहीं देख सकता था कि नीचे फुटपाथ पर क्या हो रहा था। डम्बलडोर ने बत्ती बुझाने वाले यंत्र को वापस अपने चोगे में रख लिया और सड़क पर मकान नंबर 4 की तरफ बढ़े, जहां वे बिल्ली की बगल में मुंडेर पर बैठ गए। उन्होंने बिल्ली की तरफ नहीं देखा, परंतु एक पल बाद उन्होंने बिल्ली से कहा, प्रोफेसर मैकगोनागल, आप यहाँ क्या कर रही हैं? फिर वे बिल्ली की तरफ देखकर मुस्कुराए, लेकिन भूरी बिल्ली अब गायब हो चुकी थी।
बिल्ली की बजाय वे एक गंभीर सी दिखने वाली महिला की तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे, जो ठीक उसी तरह का चौकोर चश्मा पहने थी जिस तरह के निशान बिल्ली की आंखों के चारों तरफ थे। वो भी एक चोगा पहने थी जो गहरे हरे रंग का था। उसके बाल जूड़े में कसकर बंधे थे। साफ नजर आ रहा था कि वो परेशान थी। आप कैसे समझे कि वो बिल्ली मैं ही थी? उन्होंने पूछा। माय डियर प्रोफेसर, मैंने आज तक किसी बिल्ली को इतना तन कर बैठे नहीं देखा। अगर आपको दिन भर ईंट की मुंडेर पर बैठना पड़ता तो आप भी ऐसे ही तन कर बैठते, प्रोफेसर मैकगोनागल ने कहा। दिन भर, जबकि आप भी जश्न मना सकती थीं। यहाँ आते समय मैं रास्ते में दर्जन भर दावतों और समारोहों के पास से होता हुआ आ रहा हूँ। प्रोफेसर मैकगोनागल गुस्से से गुर्राईं। उन्होंने बेचैन होकर कहा, वाह, सब जश्न मना रहे हैं। वैसे समझदारी इसी में होती कि वे थोड़े सावधान रहते, लेकिन नहीं, यहाँ तक कि मगलू भी जान गए हैं कि कोई अजीब चीज हुई है। उनके समाचारों में ये खबर आ रही थी। उन्होंने अपने सिर को डर्सली के अंधेरे ड्राइंग रूम की खिड़की की तरफ झटके से मोड़ा। मैंने समाचार सुने थे। उल्लुओं के झुंड, उल्काएं। वे लोग पूरी तरह मूर्ख नहीं हैं। उन्हें पता चलना ही था। कैंट में उल्काओं की बारिश। मैं शर्त लगा सकती हूँ ये डिडोलस डिगल का ही काम होगा। उसमें धेले भर की भी अकल नहीं है। आप उन्हें दोष कैसे दे सकती हैं? डंबलडोर ने नरमी से कहा। 11 साल से हमारे पास जश्न मनाने की कोई वजह नहीं थी। मैं जानती हूं, प्रोफेसर मैकगोनागल ने चिढ़ते हुए कहा, परंतु इसका मतलब ये तो नहीं कि लोग बेवकूफी पर ही उतर आए। लोग सरासर लापरवाही कर रहे हैं। उन्होंने मगलुओं जैसे कपड़े तक नहीं पहने हैं। चोगे पहनकर भरी दोपहर में सड़कों पर घूम रहे हैं और अफवाहें फैला रहे हैं। फिर उन्होंने डंबलडोर पर तिरछी निगाह डाली, मानो उम्मीद कर रही हों कि वे कुछ कहेंगे। चूंकि उन्होंने ऐसा नहीं किया, इसलिए वे आगे बोलती रहीं। कितना बढ़िया रहेगा अगर जिस दिन तुम जानते हो कौन आखिरकार गायब हो गया है, उसी दिन मगलुओं को हमारे बारे में पता चल जाए। मुझे लगता है वो सचमुच चला गया है ना डंबलडोर? लगता तो ऐसा ही है, डंबलडोर ने कहा। हमें बहुत सी चीजों के लिए ऊपर वाले का एहसान मानना चाहिए। क्या आप शरबत लेमन लेंगी? क्या? शरबत लेमन? एक तरह की मगलू मिठाई जो मुझे बहुत पसंद है। नहीं धन्यवाद, प्रोफेसर मैकगोनागल ने ठंडे स्वर में कहा, मानो कहना चाहती हूं कि ये भी कोई वक्त है शरबत लेमन खाने का। जैसा मैंने कहा, अगर तुम जानते हो कौन चला भी गया हो। माय डियर प्रोफेसर, कम से कम आप जैसी समझदार महिला को तो उसका नाम लेना चाहिए। ये तुम जानते हो कौन की बकवास छोड़िए। पिछले 11 साल से मैं लोगों को ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि वे उसे उसके असली नाम से बुलाएं, वोल्डेमॉर्ट। प्रोफेसर मैकगोनागल पीछे हटी, परंतु डंबलडोर 2 शरबत लेमन निकालने में लगे थे, इसलिए वे उनकी तरफ नहीं देख रहे थे। अगर हम कहते रहें तुम जानते हो कौन, तुम जानते हो कौन, तो समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। मुझे कभी नहीं लगा कि वोल्डेमॉर्ट का नाम लेने में डरने की कोई वजह है। मैं जानती हूँ कि आप नहीं डरते, प्रोफेसर मैकगोनागल ने कहा। उनके स्वर में आधी तारीफ और आधी उलझन साफ सुनाई दे रही थी। आपकी बात अलग है। सब जानते हैं कि आप ही वो अकेले आदमी हैं जिससे तुम जानते हो, वोल्डेमॉर्ट, जिससे वोल्डेमॉर्ट डरता था। आप मेरी जरूरत से ज्यादा तारीफ कर रही हैं, डंबलडोर ने शांति से कहा। वोल्डेमॉर्ट में ऐसी शक्तियां हैं जो मुझ में कभी नहीं हो सकती। वो तो सिर्फ इसलिए क्योंकि आप इतने महान हैं कि आप उनका इस्तेमाल नहीं करना चाहते। मेरी किस्मत अच्छी है कि आज अंधेरा है। मैं तब से इतना कभी नहीं शर्माया जब मैडम पॉम्फ्री ने मेरे नए मफलर की तारीफ की थी। प्रोफेसर मैकगोनागल ने डंबलडोर को घूर कर देखा और कहा, उल्लुओं की तो छोड़िए, उससे भी तेज रफ्तार से अफवाहें चारों तरफ उड़ रही हैं। आप जानते हैं लोग क्या कह रहे हैं कि वो क्यों गायब हो गया, कि आखिर किस चीज ने उसे रोक दिया। ऐसा लग रहा था जैसे प्रोफेसर मैकगोनागल आखिरकार उस मुद्दे पर पहुंच गई थीं जिस पर चर्चा करने के लिए वे सबसे ज्यादा बेचैन थीं। वो असली कारण जिसकी वजह से वो ठंडी सख्त मुंडेर पर दिन भर बैठकर इंतजार कर रही थीं, क्योंकि
न तो बिल्ली के रूप में और न ही महिला के रूप में उन्होंने डंबलडोर पर पहले इतनी पैनी निगाह डाली थी जितनी कि वे इस समय डाल रही थी। ये बात साफ थी कि चाहे लोग कुछ भी कह रहे हों, लेकिन वे उनकी बात पर तब तक यकीन नहीं करने वाली जब तक कि डंबलडोर खुद न कह दें कि ये बात सच थी। परंतु डंबलडोर इस समय एक और शरबत लेमन छांट रहे थे और उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। प्रोफेसर मैकगोनागल ने जोर देकर आगे कहा, लोग ये कह रहे हैं कि वोल्डेमॉर्ट कल रात को गॉड्रिक हॉलो में पॉटर परिवार की तलाश में गया था। अफवाह ये है कि लिली और जेम्स पॉटर कि वे लोग मर चुके हैं। डंबलडोर ने सिर झुका लिया। प्रोफेसर मैकगोनागल के मुंह से आह निकल गई। लिली और जेम्स, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। मैं इस पर विश्वास नहीं करना चाहती थी। ओह एल्बस। डंबलडोर आगे बढ़े और उन्होंने प्रोफेसर मैकगोनागल का कंधा थपथपाया। मैं जानता हूँ, उन्होंने भारी आवाज में कहा। आगे बोलते समय प्रोफेसर मैकगोनागल की आवाज थरथरा रही थी। यही नहीं, लोग तो ये भी कह रहे हैं कि उनके बेटे हैरी पॉटर को भी मारने की कोशिश की, लेकिन वो उस छोटे बच्चे को नहीं मार पाया। कोई नहीं जानता कि क्यों या कैसे, लेकिन लोग कह रहे हैं कि जब वोल्डेमॉर्ट हैरी पॉटर को नहीं मार पाया तो उसकी शक्ति नष्ट हो गई और इसीलिए वो गायब हो गया है। डंबलडोर ने उदास होकर सिर हिलाया। ये सच है? प्रोफेसर मैकगोनागल ने हकलाते हुए पूछा। जब उसने इतने सारे लोगों को मार डाला था, इसके बाद भी वो एक छोटे से बच्चे को नहीं मार पाया? बड़ी हैरानी की बात है। उसे रोकने वाला कौन था? लेकिन भगवान के लिए मुझे ये बताएं कि हैरी कैसे बच गया। हम सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं, डंबलडोर ने कहा। शायद हम इसका कारण कभी नहीं जान पाएंगे। प्रोफेसर मैकगोनागल ने जाली वाला रुमाल निकाला और चश्मे के नीचे अपनी आंखें पोंछी। डंबलडोर ने गहरी सांस खींचते हुए अपनी जेब से एक सुनहरी घड़ी निकाली और उसे ध्यान से देखा। ये घड़ी बहुत विचित्र थी क्योंकि इसमें 12 कांटे थे पर अंक एक भी नहीं था। इसके बजाय इसके किनारे पर छोटे छोटे ग्रह घूम रहे थे। बहरहाल इससे शायद डंबलडोर को कुछ समझ में आया होगा क्योंकि उन्होंने इसे देखकर वापस अपनी जेब में रख लिया और बोले, हैग्रिड को देर हो गई। वैसे मुझे लगता है उसी ने आपको बताया होगा कि मैं यहाँ आने वाला हूँ। हाँ, प्रोफेसर मैकगोनागल ने कहा, और मुझे नहीं लगता आप मुझे ये बताएंगे कि आप कहीं और जाने के बजाय यहाँ क्यों आए हैं। मैं हैरी को उसके अंकल आंटी के पास छोड़ने आया हूँ। अब उसके परिवार के नाम पर सिर्फ यही लोग बचे हैं। आपका इशारा उन लोगों की तरफ तो नहीं है जो यहाँ रहते हैं? प्रोफेसर मैकगोनागल ने लगभग चीखते हुए मकान नंबर 4 की तरफ इशारा किया और वे मुंडेर से नीचे कूद गईं। डंबलडोर, आप ऐसा नहीं कर सकते। मैंने दिन भर इन लोगों को देखा है। दुनिया में आपको ऐसे 2 लोग नहीं मिल सकते जो हमसे इतने अलग हों, और उनका एक बेटा भी है। मैंने देखा कि वो अपनी माँ को पूरी सड़क पर लात मारते हुए जा रहा था और मिठाई खाने की जिद कर रहा था। हैरी पॉटर यहाँ आकर रहेगा? ये उसके लिए सबसे अच्छी जगह है, डंबलडोर ने थोड़ी कड़क आवाज में कहा। जब वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो उसके अंकल आंटी उसे सब कुछ समझा देंगे। मैंने उनके लिए एक चिट्ठी लिख दी है। चिट्ठी? प्रोफेसर मैकगोनागल ने मरी हुई आवाज में दोहराया और वे एक बार फिर मुंडेर पर बैठ गईं। डंबलडोर, क्या आपको सचमुच लगता है कि आप चिट्ठी में सारी बातें समझा सकते हैं? ये लोग उसे कभी नहीं समझ पाएंगे। वो मशहूर होगा, चारों तरफ उसका नाम होगा। मुझे हैरानी नहीं होगी अगर भविष्य में आज का दिन हैरी पॉटर दिवस के रूप में मनाया जाए। हैरी के बारे में किताबें लिखी जाएंगी। हमारी दुनिया के हर बच्चे की जुबान पर उसका नाम होगा। बिल्कुल ठीक कहा। डंबलडोर अपने आधे चांद के आकार के चश्मे के ऊपर से गंभीरता से देखते हुए बोले, ये किसी भी बच्चे का दिमाग खराब करने के लिए काफी है। वो मशहूर हो जाएगा इससे पहले कि वो बोलना और चलना सीखे। उसे तो वो घटना भी याद नहीं होगी जिसके लिए वो मशहूर है। क्या आपको नहीं लगता कि अगर वो इस सब से दूर रहकर बड़ा हो तो ज्यादा अच्छा होगा, जब तक कि वो इसे झेलने के लिए तैयार न हो जाए?
प्रोफेसर मैकगोनागल ने कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोला, फिर अपना इरादा बदलकर अपने विचार को निगला और आगे कहा, हाँ हाँ, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन वो बच्चा यहाँ आएगा कैसे? उन्होंने अचानक डंबलडोर के चोगे को ऐसे घूरा जैसे उन्हें लग रहा हो कि हैरी इसी के नीचे छुपा था। हैग्रिड उसे ला रहा है। क्या आपको ये ठीक लगता है कि आप हैग्रिड पर इतने महत्वपूर्ण काम के लिए भरोसा कर रहे हैं? मुझे हैग्रिड पर अपनी जान से ज्यादा भरोसा है, डंबलडोर ने कहा। मैं ये नहीं कहती कि वो दिल का बुरा है, प्रोफेसर मैकगोनागल ने मन मारकर कहा, परंतु आपको ये तो मानना ही पड़ेगा कि वो थोड़ा लापरवाह है। उसकी ये आदत है। अरे ये कैसी आवाज है? एक हल्की गड़गड़ की आवाज ने उनके चारों तरफ फैली खामोशी को तोड़ दिया। आवाज धीरे धीरे तेज होती जा रही थी। उन्होंने सड़क पर ऊपर और नीचे की तरफ हेडलाइट की रोशनी की तलाश की और जब आवाज बहुत तेज हो गई तो उन्होंने ऊपर आसमान की तरफ देखा। एक बड़ी सी मोटरसाइकिल हवा में से निकलकर नीचे उतरी और उनके सामने सड़क पर आकर खड़ी हो गई। मोटरसाइकिल बहुत बड़ी थी, लेकिन ये उस आदमी के मुकाबले में कुछ नहीं थी जो उस पर बैठा हुआ था। वो आम आदमी की तुलना में दुगना लंबा था और कम से कम 5 गुना चौड़ा था। देखने में वो एकदम जंगली लग रहा था, क्योंकि काले बालों और दाढ़ी की लंबी लटों ने उसके ज्यादातर चेहरे को छुपा रखा था। उसके हाथ कूड़ेदान के ढक्कन जितने बड़े थे और चमड़े के जूतों में उसके पैर बेबी डॉल्फिन की तरह लग रहे थे। उसकी विशाल शक्तिशाली बाहों में कंबलों की एक पोटली थी। हैग्रिड, डंबलडोर ने राहत की सांस लेते हुए कहा, आखिर तुम आ ही गए। और तुम्हें ये मोटरसाइकिल कहाँ से मिली? उधार ली प्रोफेसर डंबलडोर सर, हैग्रिड ने मोटरसाइकिल से सावधानी से उतरते हुए कहा। सीरियस ब्लैक ने ये हमें उधार दी है, हम उसे ले आए सर। कोई मुश्किल तो नहीं हुई? नहीं सर, घर तो लगभग पूरी तरह तबाह हो गया था, परंतु इससे पहले कि मगलू चारों तरफ जमा हो जाते हम उसे सही सलामत बाहर निकाल लाए। जब हम ब्रिस्टल के ऊपर उड़ रहे थे तो उसकी नींद लग गई। डंबलडोर और प्रोफेसर मैकगोनागल आगे झुके और उन्होंने कंबलों की पोटली के ऊपर से झांका। अंदर एक छोटा बच्चा था जो गहरी नींद में सो रहा था। उसके माथे पर काले घने बालों के गुच्छे के नीचे उन्हें एक अजीब से आकार का घाव दिख रहा था, जैसे वहां पर बिजली गिरी हो। क्या यहीं पर? प्रोफेसर मैकगोनागल ने फुसफुसाते हुए पूछा। हाँ, डंबलडोर ने कहा, उसके माथे पर यह निशान जिंदगी भर रहेगा। क्या आप इस बारे में कुछ नहीं कर सकते डंबलडोर? अगर मैं कर भी सकता तो नहीं करता। घाव के निशान कई बार बहुत काम आते हैं। मेरे खुद के बाएं घुटने के ऊपर एक निशान है जो लंदन के अंडरग्राउंड का बेहतरीन नक्शा है। खैर, उसे मुझे दे दो हैग्रिड। अच्छा रहेगा अगर हम इस काम को जल्दी से निपटा लें। डंबलडोर ने हैरी को अपनी बाहों में ले लिया और डर्सली के घर की तरफ मुड़े। क्या हम उसे गुड बाय कह सकते हैं सर? हैग्रिड ने पूछा। उसने अपना बड़ा झबरीले बालों वाला सिर हैरी पर झुकाया और अपने लटकते बालों को छुआते हुए उसे बहुत हल्के से चूम लिया। फिर अचानक हैग्रिड के मुंह से ऐसी आवाज निकली जैसे कोई घायल कुत्ता रो रहा हो। प्रोफेसर मैकगोनागल दबी आवाज में बोली, श्श, मगलू जाग जाएंगे। सॉरी, हैग्रिड ने सिसकते हुए कहा। उसने एक बड़ा सा धब्बेदार रुमाल निकाला और उसमें अपना चेहरा छुपा लिया। परंतु हम इसे सहन नहीं कर सकते। लिली और जेम्स मर गए और बेचारे छोटे से हैरी को मगलुओं के साथ रहना पड़ेगा। हाँ, बड़े दुख की बात है, पर अपने आप को संभालो हैग्रिड, वरना लोग हमें देख लेंगे, प्रोफेसर मैकगोनागल ने फुसफुसाते हुए कहा। जब डंबलडोर बगीचे की नीची दीवार को लांघकर सामने वाले दरवाजे तक गए तो प्रोफेसर मैकगोनागल हैग्रिड की बाह को डरते डरते थपथपा रही थी। डंबलडोर ने हैरी को दरवाजे की सीढ़ियों पर धीरे से लिटा दिया। अपने चोगे से एक चिट्ठी निकाली, उसे हैरी के कंबलों के अंदर सावधानी से रख दिया और इसके बाद वे उन दोनों के पास लौट आए। पूरे 1 मिनट तक वे तीनों खड़े रहे और उस छोटी सी पोटली को निहारते रहे। हैग्रिड के कंधे हिल रहे थे। प्रोफेसर मैकगोनागल की पलकें लगातार झपक रही थी और डंबलडोर की आंखों में जो चमक आमतौर पर नजर आती थी
इस समय वो कहीं नहीं दिख रही थी। अंत में डंबलडोर ने ही चुप्पी तोड़ी। तो अब हमारा काम खत्म हो चुका है, अब यहाँ रुकने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा होगा कि हम यहाँ से चल दें और जश्न में शामिल हो जाएं। हाँ, हैग्रिड ने बहुत दबी आवाज़ में कहा, हम ये मोटरसाइकिल सीरियस ब्लैक को लौटा देते हैं। गुड नाइट प्रोफेसर मैगोनागल, प्रोफेसर डंबलडोर सर। अपने बहते हुए आंसुओं को अपनी जैकेट की आस्तीन से पोंछते हुए हैग्रिड मोटरसाइकिल पर सवार हुआ और किक मारकर उसके इंजन में जान डाल दी। फिर तेज गरज के साथ मोटरसाइकिल हवा में उठी और रात के अंधेरे में गुम हो गई। प्रोफेसर मैगोनागल, मुझे आशा है आपसे जल्दी ही मुलाकात होगी, डंबलडोर ने सिर हिलाते हुए कहा। प्रोफेसर मैगोनागल ने जवाब में अपनी नाक सुड़की। डंबलडोर मुड़े और सड़क पर चल दिए। मोड़ पर जाकर वे रुके और अपना चांदी का बत्ती बुझाने वाला यंत्र बाहर निकाला। उन्होंने उसे एक बार क्लिक किया। रोशनी के 12 गोले सड़क के लैंपों की तरफ तेजी से लपके और प्रिवेट ड्राइव अचानक नारंगी रोशनी में नहा गया। डंबलडोर देख सकते थे कि सड़क के दूसरे सिरे पर एक भूरी बिल्ली चली जा रही थी। उन्हें नंबर 4 की सीढ़ी पर रखे कंबलों की पोटली की झलक भर दिख रही थी। गुड लक हैरी, उन्होंने धीमे से कहा। फिर वे पलटे और चोगे को एक झटका देते हुए गायब हो गए। हल्की हल्की हवा प्रिवेट ड्राइव की साफ सुथरी झाड़ियों को हिला रही थी। काले आसमान के नीचे सब कुछ शांत और व्यवस्थित था। ये वो आखिरी जगह थी जहां आप आश्चर्यजनक घटनाएं होने की उम्मीद कर सकते थे। हैरी पॉटर ने सोते सोते अपने कंबलों के भीतर करवट बदली। उसके नन्हे से हाथ ने पास रखी चिट्ठी को पकड़ लिया और वो सोता रहा। वो नहीं जानता था कि वो खास था, ये भी नहीं कि वो मशहूर था, ये भी नहीं कि वो कुछ घंटे बाद मिसेस डर्सली की चीख सुनकर उठेगा जब वे दूध की बोतल बाहर रखने के लिए सामने वाला दरवाज़ा खोलेंगी। वो ये भी नहीं जानता था कि अगले कुछ सप्ताह उसका कजिन डडली उसे नोचेगा और तंग करेगा। और ये तो वो जान ही नहीं सकता था कि इस समय पूरे देश में छुप छुप कर मिल रहे लोग अपने गिलास उठाकर दबी आवाज में कह रहे थे, हैरी पॉटर के नाम, वो लड़का जो जिंदा बच गया। हैरी पॉटर और पारस पत्थर, अध्याय 2, गायब होने वाला कांच। जब डर्सली पति पत्नी को उनका भांजा बाहर सीढ़ियों पर मिला था, उस घटना को लगभग 10 साल हो चुके थे, पर प्रिवेट ड्राइव में शायद ही कुछ बदला था। सूरज अब भी सामने वाले साफ सुथरे बगीचे की तरफ से निकलता था और डर्सली परिवार के दरवाजे पर लगी पीतल की नेम प्लेट पर लिखे नंबर 4 को चमकाता था। इसके बाद ये उनके ड्राइंग रूम में घुसता था, जो लगभग वैसा ही था जैसा उस रात था जब मिस्टर डर्सली ने उल्लुओं के बारे में अनोखी खबर सुनी थी। केवल मेंटल पीस पर रखे फोटो ही सचमुच बता रहे थे कि कितना वक्त गुजर चुका था। 10 साल पहले वहां पर बड़ी गेंद जैसे एक मोटे गुलाबी बच्चे के बहुत से फोटो हुआ करते थे, जिसने रंग बिरंगी टोपियां पहन रखी थी। लेकिन डडली डर्सली अब छोटा बच्चा नहीं रहा था। अब फोटो ये बताते थे कि सुनहरे बालों वाला एक मोटा तगड़ा लड़का अपनी पहली साइकिल पर सवार है, मेले में झूला झूल रहा है, अपने पिता के साथ कंप्यूटर गेम खेल रहा है। उसकी माँ उसे गले लगा रही है और चूम रही है। कमरे में ऐसी कोई निशानी नहीं थी जिससे ये पता चलता कि उस घर में एक और बच्चा भी रहता था। लेकिन हैरी पॉटर अब भी वहीं था और इस समय सोया हुआ था। हालांकि वो ज्यादा देर तक सो नहीं पाया। उसकी पेटूनिया आंटी जाग गई थी और उनकी तेज आवाज उस दिन उस घर में गूंजने वाली पहली आवाज थी। उठ, जल्दी उठ, सुना कि नहीं? हैरी चौंक कर जागा। उसकी आंटी ने एक बार फिर दरवाजा भड़बड़ाया। उठो, वे चीखी। हैरी को उनके कदमों की आवाज से समझ आ गया कि वे किचन की तरफ जा रही थी और फिर उसे गैस पर फ्राइंग पैन रखने की आवाज सुनाई दी। हैरी करवट बदलकर पीठ के बल लेटा और उसने वो सपना याद करने की कोशिश की जो वो उठने से पहले देख रहा था। बड़ा ही प्यारा सपना था। उसमें एक मोटरसाइकिल हवा में उड़ रही थी। उसे ये अजीब सा एहसास हो रहा था जैसे वो ये सपना पहले भी देख चुका था। लेकिन तब तक उसकी आंटी दोबारा उसके दरवाजे के बाहर धमक चुकी थी। अभी तक नहीं उठे? उन्होंने चिल्लाकर पूछा। उठ गया, हैरी ने जवाब दिया। तो फिर जल्दी बाहर आओ। मैं चाहती हूँ कि तुम नाश्ते पर नजर रखो
और ध्यान रखना जला मत देना। मैं डडली के बर्थडे पर हर चीज बढ़िया चाहती हूँ। हैरी के मुंह से आह निकल गई। क्या कहा तुमने? आंटी दरवाजे के बाहर से गुर्राई। कुछ नहीं, कुछ नहीं। डडली का बर्थडे वो कैसे भूल गया था? हैरी धीरे से बिस्तर से बाहर निकला और अपने मोजे ढूंढने लगा जो उसे अपने बिस्तर के नीचे पड़े मिले। एक मोजे में मकड़ी थी जिसे निकालने के बाद उसने मोजे पहन लिए। हैरी को मकड़ियों के साथ रहने की आदत थी क्योंकि सीढ़ियों के नीचे की अलमारी में ढेर सारी मकड़ियां थी और वो यहीं सोता था। जब उसने कपड़े पहन लिए तो वो हॉल से होता हुआ किचन में गया। डडली के बर्थडे के ढेर सारे तोहफों के नीचे टेबल लगभग पूरी तरह से छुप गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे डडली को वो नया कंप्यूटर मिल गया था जो उसे चाहिए था। इसके साथ ही उसे एक और टेलीविजन मिल गया था और रेसिंग बाइक भी। डडली रेसिंग बाइक क्यों चाहता था ये हैरी के लिए एक रहस्य था क्योंकि डडली बहुत मोटा था और एक्सरसाइज से नफरत करता था जब तक कि इसमें किसी को मुक्का मारना शामिल न हो। डडली का सबसे फेवरेट पंचिंग बैग था हैरी। हालांकि वो उसकी पकड़ में बहुत कम आ पाता था। हैरी दिखता नहीं था लेकिन था बहुत तेज। शायद ये अंधेरी अलमारी में रहने का परिणाम था कि हैरी अपनी उम्र के हिसाब से दुबला और छोटा रह गया था, पर वो सचमुच जितना था उससे भी ज्यादा दुबला और छोटा दिखता था क्योंकि उसे हर समय डडली के पुराने कपड़े पहनने पड़ते थे और डडली उससे 4 गुना मोटा था। हैरी का चेहरा दुबला था, घुटने गांठदार, बाल काले और आंखें चमकदार हरी थीं। वो गोल चश्मा पहनता था जिस पर कई जगह सेलो टेप लगा रहता था क्योंकि डडली उसकी नाक पर अक्सर मुक्के मारता रहता था। हैरी को अपनी शक्ल सूरत में सिर्फ एक ही चीज पसंद थी, उसके माथे पर बना एक बहुत ही पतला सा निशान जो ऐसे दिखता था जैसे वहाँ पर बिजली गिरी हो। जब से उसने होश संभाला था तभी से वो इस निशान को देख रहा था और उसे अच्छी तरह याद था कि होश संभालने के बाद उसने पेटूनिया आंटी से पहला सवाल यही पूछा था कि उसके माथे पर ये निशान कैसे बना। उस कार एक्सीडेंट में जिसमें तुम्हारे माता पिता मरे थे, उन्होंने कहा था। और हाँ, सवाल मत पूछो। सवाल मत पूछो ये डर्सली परिवार में शांतिपूर्ण जीवन जीने का पहला नियम था। जब हैरी नाश्ते को पलट रहा था तभी वर्नॉन अंकल किचन में आए। बालों में कंघी करो, वे भौंके जैसे उन्होंने हैरी से गुड मॉर्निंग की हो। सप्ताह में लगभग एक बार वर्नॉन अंकल अपने अखबार के ऊपर से देखते थे और चिल्लाते थे कि हैरी के बाल बहुत बढ़ गए हैं और उसे कटिंग की जरूरत है। उसकी क्लास में बाकी बच्चों की जितनी बार कटिंग होती थी उन सबको आपस में जोड़ भी दिया जाए तो भी हैरी की कटिंग उनसे ज्यादा बार होती थी। हालांकि फिर भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि उसके बाल बहुत तेजी से बढ़ते थे। जब डडली अपनी माँ के साथ किचन में आया तो हैरी अंडे फ्राई कर रहा था। डडली काफी कुछ वर्नॉन अंकल जैसा दिखता था। बड़ा गुलाबी चेहरा, छोटी गर्दन, छोटी पानीदार नीली आंखें और मोटे सुनहरे बाल जो उसके मोटे सिर पर जमे हुए थे। पेटूनिया आंटी अक्सर कहती थी कि डडली किसी नन्हे फरिश्ते की तरह दिखता है। हैरी अक्सर कहता था कि डडली किसी सुअर की तरह दिखता है जिसने विग पहन रखी हो। हैरी ने अंडे और नाश्ते की प्लेटें टेबल पर रख दी जो आसान काम नहीं था क्योंकि वहाँ पर जगह बहुत कम थी। इस बीच डडली अपने तोहफे गिन रहा था। उसका चेहरा उतर गया। 36, उसने अपने मम्मी डैडी की तरफ देखते हुए कहा। ये तो पिछले साल से 2 कम हैं। राजा बेटे, तुमने मार्ज आंटी के तोहफे को तो गिना ही नहीं। वो देखो, मम्मी डैडी के बड़े तोहफे के नीचे छुपा है। ठीक है, तो 37 हुए, डडली ने कहा और उसका चेहरा लाल हो रहा था। हैरी को समझ आ गया कि डडली का नाटक अब शुरू होने ही वाला है और इसलिए वो नाश्ते को अपने मुंह में जितनी तेजी से भर सकता था भरने लगा क्योंकि डडली टेबल को पलट भी सकता था। जाहिर था पेटूनिया आंटी को भी खतरा नजर आ गया था क्योंकि वे जल्दी से बोली, और हम आज जब बाजार जाएंगे तो तुम्हारे लिए 2 और तोहफे लेकर आएंगे। ये कैसा रहेगा बेटू? 2 और तोहफे? अब तो ठीक है। डडली ने एक पल सोचा। ये जरा मुश्किल काम था। अंत में वो धीमे से बोला, तो मेरे पास 37 और 2 39 मेरे लाडले। पेटूनिया आंटी बोली। ओ, डडली धम से बैठ गया और उसने अपने सबसे पास वाले पैकेट पर झपट्टा मारा। फिर ठीक है। वर्नॉन अंकल धीरे से हंसे। छोटा बदमाश अपने पैसे की पूरी कीमत वसूल करना चाहता है, बिल्कुल अपने डैडी की तरह। वाह डडली। उन्होंने बड़े लाड से डडली के बालों पर हाथ फेरा।
उसी समय फोन की घंटी बजी और पेटूनिया आंटी फोन सुनने चली गईं, जबकि हैरी और वर्नॉन अंकल इस बीच डडली को तोहफे खोलते हुए देखते रहे, जिनमें रेसिंग बाइक, वीडियो कैमरा, रिमोट कंट्रोल वाला हवाई जहाज, 16 नए कंप्यूटर गेम और वीसीआर शामिल थे। जब वो एक सुनहरी कलाई घड़ी का रैपर खोल रहा था, तभी पेटूनिया आंटी फोन सुनकर वापस आईं। उनके चेहरे पर गुस्सा भी था और चिंता भी। बुरी खबर है वर्नॉन, मिसेस फिग का पैर टूट गया है, वे इसे अपने पास नहीं रख सकती, उन्होंने हैरी की तरफ सिर झटकते हुए कहा। दहशत के मारे डडली का मुंह खुला रह गया, लेकिन हैरी का दिल बल्लियों उछलने लगा। हर साल डडली के जन्मदिन पर अंकल आंटी डडली और उसके किसी एक दोस्त को दिन भर बाहर घुमाने ले जाते थे, यानी एडवेंचर पार्क, हैमबर्गर बार या फिल्म। हर साल हैरी को मिसेस फिग नाम की एक पागल बुढ़िया के पास छोड़ दिया जाता था, जो 2 गली दूर रहती थी। हैरी वहां जाने से बुरी तरह चिढ़ता था। वहां पूरे घर में पत्ता गोभी की बदबू भरी रहती थी और मिसेस फिग उसे जबरदस्ती उन सब बिल्लियों के फोटो दिखाती थी जो उन्होंने कभी पाली थी। अब क्या होगा? पेटूनिया आंटी ने कहा। वे हैरी को खा जाने वाली नजरों से देख रही थीं, जैसे उसी ने इसकी योजना बनाई हो। हैरी जानता था कि उसे इस बात पर दुखी होना चाहिए कि मिसेस फिग की टांग टूट गई, लेकिन ये आसान नहीं था, क्योंकि वो ये भी जानता था कि अब उसे 1 साल तक टिबल्स, स्नोई, मिस्टर पॉज और टफ्टी को नहीं देखना पड़ेगा। हम मार्ज को फोन कर सकते हैं, वर्नॉन अंकल ने सुझाव दिया। बेवकूफी की बातें मत करो वर्नॉन, वो हैरी से नफरत करती है। डर्सली पति पत्नी अक्सर हैरी के बारे में इसी तरह से बातें करते थे, जैसे वो वहाँ हो ही नहीं, या फिर वो कोई बहुत ही कम बुद्धि वाला प्राणी हो जो उनकी बातें नहीं समझ सकता हो, जैसे कोई घोंघा। और उसका क्या नाम है, तुम्हारी सहेली वॉन मजोर्का में छुट्टियां मनाने गई है, पेटूनिया आंटी खींचते हुए बोली। आप मुझे घर पर ही छोड़ जाएं, हैरी ने बड़ी आशा से कहा। वो चाहता था कि कम से कम आज के दिन तो वो टेलीविजन पर जो चाहे देख पाएगा और शायद डडली के कंप्यूटर पर गेम भी खेल लेगा। पेटूनिया आंटी को देखकर लग रहा था जैसे उन्होंने अभी अभी साबुत नींबू निगल लिया हो। और वापस लौटकर देखें कि घर तबाह हो चुका है, वे गुर्राईं। मैं घर को बम से थोड़े ही उड़ा दूंगा, हैरी ने कहा, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। एक काम करते हैं, इसे चिड़ियाघर ले चलते हैं, पेटूनिया आंटी ने धीमे से कहा, और वहां इसे कार में छोड़ देंगे। कार नई है, हम इसे कार में अकेला नहीं छोड़ सकते। डडली गला फाड़कर रोने लगा। सच तो ये था कि वो रो नहीं रहा था, उसे सचमुच रोए तो बरसों हो चुके थे, लेकिन वो अच्छी तरह जानता था कि अगर वो सड़ा सा मुंह बनाएगा और जोर से रोने जैसी आवाज निकालेगा तो उसकी माँ उसकी हर इच्छा पूरी कर देगी। मेरे प्यारे राज दुलारे, रोना नहीं, मम्मी उसे तुम्हारा बर्थडे बर्बाद नहीं करने देंगी, वे जोर से चीखी और उसे बाहों में भर लिया। मैं नहीं चाहता कि वो साथ चले, डडली झूठ मूठ की जोरदार सुबकियों के बीच चिल्लाया। वो हमेशा हर चीज गड़बड़ कर देता है। उसने अपनी माँ की बाहों के बीच से झांकते हुए हैरी को जीभ चिढ़ाई। तभी दरवाजे की घंटी बजी। हे भगवान, वे लोग आ गए, पेटूनिया आंटी हड़बड़ाकर बोली। और एक पल बाद डडली का सबसे अच्छा दोस्त पियर्स पॉलकिस अपनी माँ के साथ अंदर आ गया। पियर्स एक दुबला पतला लड़का था जिसका चेहरा चूहे जैसा था। जब डडली दूसरे बच्चों को मारता था तो आमतौर पर पियर्स ही उनके हाथ पीछे पकड़कर रखता था। डडली ने रोने का नाटक तत्काल बंद कर दिया। आधे घंटे बाद हैरी को अपनी किस्मत पर भरोसा नहीं हो रहा था। वो डर्सली की कार में पियर्स और डडली के साथ पीछे वाली सीट पर बैठा हुआ था और जिंदगी में पहली बार चिड़ियाघर जा रहा था। उसकी आंटी और अंकल को ये समझ नहीं आया था कि उसका क्या किया जाए, इसलिए वो उसे साथ ले जा रहे थे। चलने से पहले वर्नॉन अंकल हैरी को एक तरफ ले गए। मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ, अपने बड़े जामुनी चेहरे को हैरी के बिल्कुल पास लाकर उन्होंने कहा था। कान खोलकर सुन लो लड़के, कोई भी खुराफात की, कोई भी, तो मैं तुम्हें क्रिसमस तक उस अलमारी में बंद कर दूंगा। मैं कुछ नहीं करूंगा, कसम से, हैरी ने कहा। परंतु वर्नॉन अंकल ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। कोई भी कभी उस पर विश्वास नहीं करता था। समस्या ये थी कि हैरी के साथ अक्सर अजीब सी चीजें होती रहती थीं और डर्सली परिवार को ये बताने से कोई फायदा नहीं होता था कि उसने वो चीजें नहीं की हैं। एक बार पेटूनिया आंटी ये देखते देखते तंग आ गईं कि हैरी जब कटिंग कराकर लौटता था तो ऐसा लगता था जैसे नाई ने उसके बालों को छुआ ही ना हो। गुस्से में उन्होंने किचन से कैंची उठाई
और हैरी के बाल इतने छोटे काट दिए कि वो लगभग गंजा हो गया। उन्होंने सिर्फ सामने की एक लट छोड़ दी थी ताकि उसका वो भयानक निशान छुप जाए। डडली तो हैरी को देखकर हंसते हंसते लोटपोट हो गया। उस रात हैरी को ये सोच सोच कर नींद नहीं आई कि अगले दिन स्कूल में उसका क्या हाल होगा। वहाँ पर वैसे भी बच्चे उसके ढीले ढाले कपड़े और सेलो टेप लगे चश्मे को देखकर उसका मजाक उड़ाते थे। बहरहाल अगली सुबह जब वो उठा तो उसने देखा कि उसके बाल उतने ही बड़े हो गए थे जितने पेटूनिया आंटी के काटने से पहले थे। इस बात के लिए उसे 1 सप्ताह तक अलमारी में बंद रहने की सजा दी गई। हालांकि उसने ये समझाने की लाख कोशिश की कि उसे क्या मालूम उसके बाल इतनी जल्दी कैसे बढ़ गए। एक बार पेटूनिया आंटी उसे डडली का एक पुराना और भद्दा सा दिखने वाला स्वेटर पहनाने की कोशिश कर रही थी। वो भूरे रंग का था और उस पर नारंगी फुंदरे लगे हुए थे। उन्होंने उसके सिर में स्वेटर घुसाने की जितनी कोशिश की वो उतना ही छोटा होता चला गया और अंत में इतना छोटा हो गया कि वो किसी दस्ताने की तरह हाथ में तो घुस सकता था, लेकिन हैरी के सिर में नहीं। पेटूनिया आंटी ने सोचा कि स्वेटर धुलाई में सिकुड़ गया होगा और हैरी को राहत मिली कि उसे सजा नहीं मिली। लेकिन एक बार वो बहुत परेशानी में पड़ गया था जब वो स्कूल के किचन की छत पर पहुंच गया था। डडली का गैंग हर दिन की तरह उस दिन भी उसका पीछा कर रहा था और बाकी लोगों के साथ साथ खुद हैरी भी ये देखकर हैरान रह गया कि वो स्कूल की चिमनी पर बैठा हुआ था। हैरी की प्रिंसिपल ने बहुत गुस्से में डर्सली परिवार को पत्र में लिखा कि हैरी स्कूल की इमारतों पर चढ़ता है, लेकिन उसने तो सिर्फ कोशिश की थी। उसने अपनी अलमारी के बंद दरवाजे के पीछे से वर्नॉन अंकल को चिल्लाकर ये बात बताई थी कि उसने सिर्फ ये कोशिश की थी कि वो किचन के बाहर रखे बड़े कूड़ेदानों के पीछे छलांग लगा दे। हैरी सोच रहा था कि शायद तेज हवा के झोंके ने उसकी छलांग के बीच में उसे ऊपर उठा दिया होगा, लेकिन आज कोई भी गड़बड़ नहीं होगी। डडली और पियर्स के साथ दिन गुजारना भी बहुत बड़ी बात थी। जब वो जगह स्कूल, उसकी अलमारी या पत्ता गोभी की बदबू से भरा मिसेस फिग का ड्राइंग रूम न हो। गाड़ी चलाते समय वर्नॉन अंकल पेटूनिया आंटी के सामने सबको कोस रहे थे। कोसना उनका प्रिय शौक था। ऑफिस के लोग, हैरी, म्यूनिसिपैलिटी, हैरी, बैंक और हैरी उनके कुछ प्रिय विषय थे। आज सुबह का टॉपिक था मोटरसाइकिल। जब एक मोटरसाइकिल उनकी गाड़ी से आगे निकल गई तो वे गुस्से से बोले, ये जवान आवारा लोग पागलों की तरह अंधाधुंध गाड़ी भगाते हैं। हैरी को अचानक याद आया और वो बोला, मैंने सपने में एक मोटरसाइकिल देखी थी, वो उड़ रही थी। वर्नॉन अंकल ने आगे वाली कार में लगभग टक्कर ही मार दी। वो अपनी सीट पर पीछे मुड़े और हैरी की तरफ देखकर चिल्लाए। इस समय उनका चेहरा मूंछ वाले किसी बड़े चुकंदर की तरह दिख रहा था। मोटरसाइकिलें उड़ नहीं सकती। डडली और पियर्स ही करने लगे। मैं जानता हूँ मोटरसाइकिलें नहीं उड़ सकती, हैरी ने कहा। ये तो बस एक सपना था, मैं तो बस सपने की बात बता रहा था। लेकिन मन ही मन वो सोच रहा था, काश उसने ये नहीं कहा होता। अगर डर्सली परिवार सवाल पूछने से भी ज्यादा किसी बात से चिढ़ता था तो ऐसा तब होता था जब हैरी बोलता था कि कोई चीज उस तरह से हो रही हो जिस तरह से उसे नहीं होना चाहिए, चाहे वो सपने में या कार्टून में ही क्यों ना हो। उन्हें लगता था इससे उसके दिमाग में खतरनाक विचार आ जाएंगे। आज बहुत सुहावना शनिवार होने की वजह से चिड़ियाघर में बहुत से परिवारों की भीड़ थी। डर्सली ने गेट के बाहर डडली और पियर्स को बड़ी वाली चॉकलेट आइसक्रीम दिलवाई और फिर वो हैरी को जल्दी से वहाँ से हटा पाते इससे पहले ही वैन में मुस्कुराती हुई महिला ने चूंकि हैरी से पूछ लिया कि उसे क्या चाहिए, इसलिए उन्हें मन मारकर उसे एक सस्ती सी लेमन आइसक्रीम दिलवानी पड़ी, जिसे चूसते हुए हैरी ने सोचा ये भी बुरी नहीं थी। तभी उसने देखा कि एक गोरिल्ला अपना सिर खुजा रहा था और डडली से काफी मिलता जुलता दिख रहा था, सिवाय इसके कि गोरिल्ले के बाल सुनहरे नहीं थे। बहुत लंबे समय बाद हैरी की सुबह इतनी अच्छी गुजरी थी। वो इस बात का पूरा ध्यान रख रहा था कि डर्सली परिवार से थोड़ी दूर चले ताकि डडली और पियर्स, जो लंच टाइम तक जानवरों को देख देख कर बोर होने लगे थे, कहीं उसे मारने का अपना प्रिय खेल फिर से शुरू न कर दें। उन्होंने चिड़ियाघर के रेस्टोरेंट में लंच किया और इसके बाद डडली एक बार फिर हंगामा खड़ा करने लगा क्योंकि उसकी फ्रूट आइसक्रीम खत्म हो गई थी। इस पर वर्नॉन अंकल ने उसे एक और आइसक्रीम दिलवा दी और हैरी को पहली वाली खत्म करने की इजाजत दे दी। हैरी ने बाद में सोचा उसे ये पता होना चाहिए था कि इतना अच्छा समय ज्यादा देर तक नहीं चल सकता था। लंच के बाद वे लोग चिड़ियाघर के नाग भवन में गए। यहाँ बहुत ठंडक और अंधेरा था और दीवारों पर लगी खिड़कियों पर रोशनी थी।
कांच के पीछे कई तरह की छिपकलियां और सांप थे जो लकड़ी और पत्थर के टुकड़ों पर फिसल और चढ़ रहे थे। डडली और पियर्स बड़े जहरीले कोबरा और आदमी को चकनाचूर करने वाले मोटे अजगर को देखना चाहते थे। डडली ने वहाँ के सबसे बड़े सांप को जल्दी ही ढूंढ लिया। वो इतना बड़ा था कि वर्नॉन अंकल की कार के चारों तरफ अपने शरीर को 2 बार लपेटकर कार को किसी कचरा पेटी में चकनाचूर कर दे, लेकिन इस वक्त वो ऐसा करने के मूड में नहीं दिख रहा था। सच तो ये था कि वो गहरी नींद में सो रहा था। डडली कांच पर अपनी नाक गड़ाकर खड़ा रहा और सांप की चमकदार भूरी कुंडलियों को देखता रहा। इसे उठाओ, उसने अपने पिता से झल्लाते हुए कहा। वर्नॉन अंकल ने कांच पर ठक ठक की, लेकिन सांप हिला तक नहीं। एक बार और करो, डडली ने ऑर्डर दिया। वर्नॉन अंकल ने अपनी उंगलियों के पिछले हिस्से से कांच को बढ़िया तरीके से ठोका, लेकिन सांप फिर भी सोता रहा। ये कितना बोरिंग है, डडली ने आह भरी और पैर पटकते हुए दूर चला गया। हैरी कांच के सामने आया और उसने सांप की तरफ उत्सुकता से देखा। कोई ताज्जुब नहीं कि बेचारा सांप बोरियत के मारे ही मर जाए। साथ में कोई नहीं सिवाय उन मूर्ख लोगों के जो दिन भर उसे तंग करने की कोशिश करते थे और कांच पर अपनी उंगलियां ठोकते रहते थे। ये तो अलमारी को बेडरूम बनाने से भी बुरा था, जहाँ इकलौती मेहमान पेटूनिया आंटी होती थी जो उसे जगाने के लिए दरवाजा भड़बड़ाती थी। कम से कम उसे पूरे घर में घूमने को तो मिल जाता था। सांप ने अचानक अपनी छोटी चमकदार आंखें खोली। उसने धीरे से, बहुत धीरे से अपना सिर उठाया जब तक कि उसकी आंखें हैरी की आंखों की ऊंचाई तक नहीं आ गईं। फिर उसने हैरी को आंख मारी। हैरी हैरानी से उसे घूरने लगा। फिर उसने जल्दी से आसपास देखा कि कहीं कोई देख तो नहीं रहा था। कोई नहीं देख रहा था। उसने सांप की तरफ पलट कर देखा और उसने भी उसे आंख मार दी। सांप ने वर्नॉन अंकल और डडली की तरफ सिर को झटका दिया और अपनी आंखें छत की तरफ उठाईं। उसने हैरी को इस तरह देखा मानो कह रहा हो, मेरे साथ पूरे समय यही होता है। मैं जानता हूँ। हैरी कांच के इस पार से बुदबुदाया। हालांकि उसे विश्वास नहीं था कि सांप उसकी आवाज को सुन सकता था। इससे सचमुच बहुत चिढ़ होती होगी ना? सांप ने तेजी से अपना सिर हिलाया। वैसे तुम कहाँ से आए हो? हैरी ने पूछा। सांप ने अपनी पूंछ कांच के पास लगे एक छोटे साइन बोर्ड पर मारी। हैरी ने उसे पढ़ा, बोआ कॉन्स्ट्रिक्टर, ब्राजील। क्या वहाँ पर अच्छा लगता था? सांप ने एक बार फिर उसी साइन बोर्ड पर अपनी पूंछ मारी और हैरी ने पढ़ा, ये सांप चिड़ियाघर में पैदा हुआ था। अच्छा, मैं समझ गया, तुम कभी ब्राजील में रहे ही नहीं। जैसे ही सांप ने अपना सिर हिलाया, हैरी के पीछे से एक कान के पर्दे फाड़ देने वाली आवाज आई, जिसे सुनकर वे दोनों उछल पड़े। डडली, मिस्टर डर्सली, आइए और इस सांप को देखिए। आपको यकीन नहीं होगा ये क्या कर रहा है। डडली जितनी तेजी से आ सकता था उनकी तरफ लुढ़कता हुआ आया। तुम अलग हटो, उसने हैरी की पसलियों में घूंसा मारते हुए कहा। अचानक हमले से हैरान हैरी कंक्रीट के फर्श पर धड़ाम से गिर गया। आगे जो हुआ वो इतनी तेजी से हुआ कि कोई भी नहीं देख पाया कि यह हुआ कैसे। एक पल पहले तक पियर्स और डडली कांच के करीब उससे टिके हुए खड़े थे और दूसरे ही पल वे दहशत में चीखते हुए पीछे की तरफ उछल पड़े। हैरी फर्श पर बैठ गया और हांफने लगा। सांप के सामने वाला कांच गायब हो गया था। सांप अब तेजी से अपनी कुंडली खोल रहा था और फर्श पर फिसल रहा था। पूरे नाग भवन में लोग चीखने लगे और बाहर के दरवाजों की तरफ भागने लगे। जब सांप उसके पास से तेजी से सरसराता हुआ गया तो हैरी कसम खाकर कह सकता था कि उसने धीमे से फुफकारते हुए कहा था, ब्राजील, मैं आ रहा हूँ। शुक्रिया दोस्त। नाग भवन का पहरेदार सदमे में था। वो बार बार कह रहा था, लेकिन कांच कहाँ गया? चिड़ियाघर के डायरेक्टर ने अपने हाथ से पेटूनिया आंटी को 1 कप कड़क मीठी चाय बनाकर दी और वो लगातार उनसे माफी मांगता रहा। पियर्स और डडली अनाप शनाप बक रहे थे। जहाँ तक हैरी ने देखा था, सांप ने कुछ भी नहीं किया था। उसने तो उनके पास से गुजरते समय सिर्फ उनके पैरों के पास अपनी पूंछ मजाक में पटकी थी। लेकिन जब वे वर्नॉन अंकल की कार में वापस लौटे तो डडली उन्हें बता रहा था कि किस तरह सांप ने उसके पैर में लगभग काट ही लिया था और पियर्स कसम खा रहा था कि सांप ने उसे दबोचकर मारने की कोशिश की थी। लेकिन कम से कम हैरी के लिए सबसे बुरी बात वो थी जो पियर्स ने कही। जब पियर्स इतना शांत हो गया कि कुछ कह सके तो उसने सबके सामने कहा, हैरी सांप से बात कर रहा था, है ना हैरी? वर्नॉन अंकल ने तब तक इंतजार किया जब तक पियर्स उनके घर से चला नहीं गया और उसके बाद वे हैरी पर जमकर बरसे।
वे इतने गुस्से में थे कि उनके मुंह से शब्द भी मुश्किल से निकल पा रहे थे। वे सिर्फ इतना कह पाए, जाओ अलमारी वहीं रहो, कोई खाना नहीं। इतना कहने के बाद वे कुर्सी पर गिर पड़े और पेटूनिया आंटी को भागकर उनके लिए ब्रांडी का एक बड़ा पैग लाना पड़ा। हैरी काफी देर तक अपनी अंधेरी अलमारी में पड़ा रहा। वो सोच रहा था काश उसके पास घड़ी होती। वो नहीं जानता था कि कितने बज गए थे और इसलिए वो यकीन से नहीं कह सकता था कि डर्सली परिवार अभी सो गया होगा या नहीं। जब तक वे सो नहीं जाते तब तक किचन में जाकर चोरी से कुछ खाने का खतरा नहीं उठाया जा सकता था। उसे डर्सली परिवार के साथ रहते हुए लगभग 10 साल हो गए थे। जहाँ तक उसे याद था 10 दुख भरे साल। वो तब से यहीं रह रहा था जब वो एक छोटा सा बच्चा था और उसके माता पिता उस कार एक्सीडेंट में मर गए थे। उसे याद नहीं था कि उसके माता पिता की मौत के समय वो भी कार में था या नहीं। कई बार जब वो अलमारी में लंबे घंटों के दौरान अपनी याददाश्त पर बहुत जोर डालता था तो उसे एक अजीब सा दृश्य दिखता था। चकाचौंध करने वाली हरी रोशनी और माथे में बहुत तेज दर्द। उसने मान लिया था कि यही एक्सीडेंट होगा। हालांकि उसे ये समझ में नहीं आता था कि इतनी सारी हरी रोशनी कहाँ से आती थी। उसे अपने माँ बाप की शक्ल तक याद नहीं थी। उसके अंकल आंटी उनके बारे में कभी बात नहीं करते थे और सवाल पूछने के बारे में तो उसे पहले ही मना कर दिया गया था। घर में उन लोगों की एक फोटो तक नहीं थी। जब हैरी छोटा था तो अक्सर सपने देखता था कि कोई अनजान रिश्तेदार उसे यहाँ से दूर ले जाने के लिए आया है, लेकिन असल में ऐसा कभी नहीं हुआ था। डर्सली परिवार के सिवाय उसका कोई नहीं था। शायद ये उसके मन का वहम हो, लेकिन कई बार उसे ऐसा लगता था जैसे सड़क पर जा रहे अजनबी लोग उसे पहचानते थे। वे बड़े अजीब किस्म के अजनबी होते थे। एक बार जब वो पेटूनिया आंटी और डडली के साथ शॉपिंग करने गया था तो बैंगनी हैट पहने एक नाटे से आदमी ने उसकी तरफ देखकर सिर झुकाया था। पेटूनिया आंटी ने गुस्सा होकर हैरी से पूछा कि क्या वो उस आदमी को जानता था, और इसके बाद वे बिना कुछ खरीदे तुरंत उन्हें लेकर दुकान से बाहर आ गई थी। सिर से पैर तक हरे कपड़े पहने एक पागल सी दिखने वाली बुढ़िया ने एक बार बस में उसकी तरफ देखकर खुशी खुशी अपना हाथ हिलाया था। बहुत लंबा जामुनी कोट पहने एक गंजे आदमी ने तो एक दिन सड़क पर उससे हाथ भी मिलाया था और फिर बिना कुछ कहे चला गया था। इन सभी लोगों के बारे में सबसे अजीब बात ये थी कि जिस पल हैरी उन्हें ध्यान से देखने की कोशिश करता था वे न जाने कहां गायब हो जाते थे। स्कूल में हैरी का कोई दोस्त नहीं था। सब जानते थे कि डडली का गैंग ढीले ढाले पुराने कपड़े और टूटा चश्मा पहनने वाले हैरी पॉटर से नफरत करता था और कोई भी डडली के गैंग से पंगा नहीं लेना चाहता था।